अध्याय 4 सत्य और भ्रम का खेल। श्मशान घाट के अंधेरे में रात की ठंडी हवाएं चल रही थीं। सन्नाटा ऐसा था मानो पूरी प्रकृति ने अपने कान बंद कर लिए हों। विक्रम अपने साहस और निश्चय के साथ पीपल के पेड़ से बेताल को उतारने के लिए आगे बढ़ा। बेताल हमेशा की तरह उल्टा लटका हुआ था। उसकी तेज लाल आंखें और रहस्यमयी मुस्कान हर बार की तरह विक्रम को चुनौती देती प्रतीत हो रही थी। विक्रम ने बिना एक शब्द बोले बेताल को अपने कंधों पर लादा और श्मशान घाट से बाहर चल पड़ा। लेकिन इस बार बेताल की हंसी में एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने कहा, राजा विक्रम, तुम बार बार मेरे खेल का हिस्सा बनते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह केवल खेल नहीं बल्कि एक श्रापित आत्मा की पीड़ा है? क्या तुम जानना चाहोगे कि मैं कौन हूं और क्यों हर बार तुम्हारे पास लौट आता हूं? विक्रम ने चुप्पी साधे रखी, क्योंकि वह जानता था कि बोलते ही बेताल वापस चला जाएगा। बेताल ने उसकी चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, लेकिन इस बार यह केवल कहानी नहीं होगी बल्कि मेरे जीवन की सच्चाई होगी। सुनो और देखो कि क्या तुम इसे समझ पाते हो। श्रापित राजकुमार की शुरुआत। बहुत समय पहले मैं एक साधारण आत्मा नहीं था। मैं एक राजकुमार था। मेरा नाम था वेदांश। हमारा राज्य सत्यलोक अपनी समृद्धि, शांति और न्यायप्रिय राजा के लिए प्रसिद्ध था। मेरे पिता राजा महेंद्र न्याय के प्रतीक थे। लेकिन मेरा जीवन उतना सरल नहीं था जितना दिखाई देता था। मैं अपने बड़े भाई आर्यन के साथ बड़ा हुआ। आर्यन साहसी, बलशाली और हर किसी का प्रिय था। उसके सामने मैं हमेशा कमजोर और महत्वहीन महसूस करता था। लेकिन मुझे अपनी बुद्धिमत्ता और शांत स्वभाव पर गर्व था। मेरे पिता अक्सर मुझसे कहते थे, वेदांश, एक राजा केवल तलवार से नहीं बल्कि अपने ज्ञान और धैर्य से राज्य करता है। बेताल की आवाज में दर्द और कड़वाहट थी। उसने आगे कहा, लेकिन हमारे परिवार में एक भविष्यवाणी ने सब कुछ बदल दिया। एक दिन एक साधु हमारे दरबार में आया और उसने कहा, राजा महेंद्र, तुम्हारे दोनों पुत्रों में से केवल एक ही तुम्हारे राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। दूसरा एक भयानक श्राप का शिकार होगा। साधु की बात सुनकर मेरे पिता गहरी चिंता में डूब गए। लेकिन मेरे भाई ने इसे केवल एक कहानी समझकर हंसी में उड़ा दिया। सत्ता का खेल और धोखा। जैसे जैसे समय बीता, हमारे बीच दूरियां बढ़ती गईं। मेरे भाई को यकीन था कि वह राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन जब मेरे पिता ने यह घोषणा की कि राजा का चुनाव गुणों के आधार पर होगा, तो वह चिंतित हो गया। एक दिन मेरे पास एक रहस्यमयी साधु आया। उसने मुझे एक जादुई मणि दी और कहा, यह मणि तुम्हारी रक्षा करेगी और तुम्हें सच्चाई का रास्ता दिखाएगी, लेकिन इसे केवल धर्म और न्याय के लिए उपयोग करना। मैंने उस मणि को संभाल कर रखा। लेकिन मेरे भाई को जब इस मणि के बारे में पता चला तो उसे यह यकीन हो गया कि यह मणि मुझे राजा बनाने की शक्ति देती है। उसने मेरे खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। विश्वासघात की रात। एक रात मेरे भाई ने मुझे महल के बाहर मिलने के लिए बुलाया। उसने कहा, वेदांश, मैं तुम्हारे साथ मिलकर राज्य को और भी शक्तिशाली बनाना चाहता हूं। हमें साथ काम करना चाहिए। मैंने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा, उसने अपने सैनिकों को मुझ पर हमला करने का आदेश दिया। उसने मुझसे मणि छीनने की कोशिश की। जब मैंने विरोध किया तो उसने मुझे पहाड़ी की चोटी से नीचे धकेल दिया। मेरी मौत वहीं हो जानी चाहिए थी। लेकिन मणि के श्राप के कारण मैं मरकर आत्मा बन गया। मैं न तो पूरी तरह मर सका, न ही जीवित रह सका। तभी से मैं इस पीपल के पेड़ से बंधा हुआ हूं। सत्य और भ्रम का द्वंद्व। मेरे भाई ने राज्य का सिंहासन तो पा लिया, लेकिन वह हमेशा डर और असुरक्षा में जीता रहा। उसे डर था कि मैं किसी न किसी रूप में वापस आकर उसे हरा दूंगा। उसने हर उस व्यक्ति को मार डाला जो मुझसे जुड़ा हुआ था। लेकिन राजा विक्रम, मेरा सवाल यह है, क्या मेरा भाई सही था? उसने सत्ता के लिए विश्वासघात किया, लेकिन क्या किसी सिंहासन की रक्षा के लिए यह उचित था? विक्रम का उत्तर। विक्रम ने कुछ पल सोचा,
फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, बेताल, तुम्हारा भाई गलत था। कोई भी सिंहासन इतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता कि उसके लिए सत्य और विश्वास का बलिदान दिया जाए। सच्चा राजा वह होता है जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है। जैसे ही विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल जोर से हंसा और हवा में गायब हो गया। एक और सच्चाई का सामना। इस बार बेताल के गायब होने से पहले विक्रम को एक गूंजती आवाज सुनाई दी, राजा विक्रम, तुम सही हो। लेकिन यह कहानी केवल मेरी नहीं है, यह तुम्हारी भी परीक्षा है।